अच्छा हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों ने कुछ साथ-साथ याद कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ें याद हो चुकी होंगी। तो कल हम इस चीज़ पे के ऊपर बात कर रहे थे। एक पोलराइज़्ड लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वन प्लेन में होते हैं ना, और एक अनपोलराइज़्ड लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स ना, आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट लाइट लिखा हुआ है, आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में ओरिएंटेड होते हैं ना। क्यों डिफरेंट प्लेन में ओरिएंटेड होते हैं? वो मैंने बताया था, जो लाइट सन से आती है, फिलामेंट बल्ब से आती है, कैंडल से आती है, उनमें क्या होता है? सपोज करें फिलामेंट बल्ब है ना, तो बल्ब का फिलामेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने हायर शेल में जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे होते हैं तो डिफरेंट शेल से वो जब जंप करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट डिफरेंट प्लेन में एमिट होती है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होते हैं तो एमिट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट प्लेन्स। ऐसी लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो और डिफरेंट प्लेन में हो, ऐसी लाइट को फिर हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी जो डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो और डिफरेंट प्लेन में भी हो, ऐसी लाइट को फिर हम अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। अब इशू ये है कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, बल्ब से भी अनपोलराइज्ड लाइट आती है, ट्यूब लाइट से भी अनपोलराइज्ड लाइट आती है। जितने भी आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है ना, बल्ब है, सन है, कैंडल है, एलईडी है, जो भी लाइट के सोर्स हैं, उन सब से जो लाइट आपको मिल रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट मिल रही है ना, कि वो लाइट जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स, वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर लाई कर रहे थे। अब आप जरा पेज 333 निकालें ना, वहां पर उसने लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। कि आप पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? देखिए ना, अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन डिफरेंट प्लेन्स, पोलराइज्ड लाइट में दे आर इन वन प्लेन। तो प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब होगा कि हम जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेन में ओरिएंटेड हैं, अगर हम उनको किसी मेथड को यूज करते हुए उनको वन प्लेन में ले आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि वी आर प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट, कि हम पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये पेज 333 पे जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट लिखा हुआ है ना, तो आपके पास बुक्स हैं तो वहां से देखें। बुक में लिखे इट इज पॉसिबल टू obtain प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। कहते हैं कि अगर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है तो उसका पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय रिमूविंग ऑल द वेव्स फ्रॉम द बीम एक्सेप्ट दोज हैविंग द वाइब्रेशन अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये लाइन आपको थोड़ी देर तक समझ आती है। कहता है कि अगर आपके पास लाइट ऐसी आ रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेन में है, तो आप उनमें डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, अगर उनको ऑब्जॉर्ब कर दें और सिर्फ किसी एक प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को पास करने दें, तो ऐसी लाइट को या ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कि वी आर प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट। इसके नीचे मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ये लाइन आपको थोड़ी देर तक समझ आएगी। इसके नीचे लिखा है दिस कैन बी अचीव, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे डिफरेंट मेथड लिखे हुए, ये 4 मेथड है: सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल्स। इसके नीचे आ जाइए, 4 मेथड के नाम बोर्ड में आप लिखेंगे। इसके नीचे लिखा था सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन मेथड, इसको अंडरलाइन कर लें। अब सबसे पहला मेथड वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस मेथड को वो नाम दे रहे हैं सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन मेथड। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट होगी ना, यानी जो हमारे पास कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो कहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं, और सबसे पहला जो मेथड अभी हमने सिलेक्ट पढ़ने लगे हैं वो मेथड है सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन मेथड। सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन मेथड, सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन मेथड कौन सा मेथड है वो ऊपर लिखिए। ये एक मेथड है which help to convert unpolarized light into polarized light। अनपोलराइज्ड लाइट में ये होता है ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट प्लेन में होते हैं, उसका हम यूं बना सकते हैं, यानी ये जो लाइट है ना अनपोलराइज्ड लाइट है ना, देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हैं दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और अगर हम कुछ ऐसा करें
कि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को किसी एक प्लेन में ले आए, किसमें ले आए, किसी एक प्लेन में कन्वर्ट कर दें, कि ये वाली लाइट फिर पोलराइज लाइट हो जाएगी। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप लोग कल तो ये बता रहे थे कि ये जो है वो हर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जो ये बात जरा ध्यान सुन लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं लिखी। देखिए ना, आप किसी भी चीज को देखते हैं ना, चीज आपको कब नजर आती है, जब उस चीज पर लाइट फॉल करती है ना। मतलब कोई भी चीज, अगर आप इस इवन बुक के वर्ड्स को देख रहे हैं, तो बुक के वर्ड्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं कि उन वर्ड्स के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, उस लाइट के अंदर एक इमेज स्टोर हो रहा है ना। वो इमेज जब आपकी आईज के अंदर आता है तो आप उस चीज को देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी चीज के ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट के अंदर इमेज स्टोर हो जाता है ना, वो इमेज आपकी आंखों में आता है ना। तो लाइट के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसमें इमेज स्टोर होता है ना, तो इमेज स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, यानी जो इमेज स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में स्टोर होता है। इसलिए ज्यादातर जब ये वाली डायग्राम बनाई गई है ना आपकी बुक में, तो इसमें उसने हर इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि हर इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक अटैच है। उसने इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक को क्यों अटैच नहीं किया हुआ, इसलिए अटैच नहीं किया हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है उसके अंदर इमेज स्टोर तो नहीं होता ना। इमेज जो स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में स्टोर होता है, तो हमें कंसर्न इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ होता है। इसलिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, इसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं ना। इसके अंदर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट प्लेन में है, इसके अंदर सेम प्लेन में है ना। जाहिर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्टिकल प्लेन में है तो हर इलेक्ट्रिक के साथ इसका मैग्नेटिक भी तो अटैच होगा ना। समझ आ गई बात। लेकिन हम मैग्नेटिक को ऑनवर्ड शो नहीं करते। शो ना करने की वजह मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर इमेज स्टोर नहीं होता, इमेज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में स्टोर होता है। इसलिए जब डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचता है कि क्या मैग्नेटिक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमें वो नजर तो नहीं आता ना। हमें तो वो इमेज की फॉर्म नजर आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में स्टोर होती है। खैर, ये अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने कन्वर्ट कर दिया पोलराइज्ड लाइट में। तो जो अब ऊपर लाइनें लिखी है ना प्रोडक्शन ऑफ लाइट में, मैं दोबारा उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, कि पोलराइज्ड लाइट हम ऑब्टेन कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट से। कैसे? बाय रिमूविंग ऑल द वेज फ्रॉम द बीम एक्सेप्ट दोस हैविंग वाइब्रेशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में छोड़कर बाकी इसको भी अब्जॉर्ब कर दिया है, इसको भी अब्जॉर्ब कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, अब्जॉर्ब कर दिया। तो कहते हैं हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़कर बाकी जो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं उनको हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन को पास करने दें। अगर हम ऐसा कर लें तो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट किसमें, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और उनमें से हम पहला मेथड जो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड की मदद से कैसे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड को दोबारा मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। अभी हमने जो मेथड पढ़ना है वो सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड है। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड जो है ना, ये वाला मेथड जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है, यानी जो बाकी मेथड हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन है, और ये एक्यूरेट मेथड भी है। ये वाला मेथड मोस्ट कॉमन और एक्यूरेट मेथड है। मेथड है किस चीज का वो तो बता दिए, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इस सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में हम जो चीज यूज करते हैं ना, हम सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए पोलराइड क्रिस्टल यूज करते हैं। ये बात अब समझ आ गई ना, पोलराइड क्रिस्टल यूज होती है। कि हम सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो क्रिस्टल यूज करते हैं उन क्रिस्टल को हम बोलते हैं पोलराइड क्रिस्टल्स कहते हैं। पोलराइड क्रिस्टल्स आर आल्सो कॉल्ड डाइक्रोइक सब्सटेंस। डाइक्रोइक सब्सटेंस, दोबारा बोल रहा हूँ, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए
हम क्या यूज करते हैं, हम पोलराइड क्रिस्टल यूज करते हैं ना। पोलराइड क्रिस्टल जो होती हैं आर आल्सो कॉल्ड डाइक्रोइक सब्सटेंस, इनको डाइक्रोइक सब्सटेंस कहते हैं ना। और डाइक्रोइक सब्सटेंस जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम डाइक्रोइक सब्सटेंस या पोलराइड क्रिस्टल किस चीज की बनी होती है ना, कहते हैं ये डाइक्रोइक सब्सटेंस या पोलराइड क्रिस्टल आर मेड फ्रॉम, ये बनी होती एक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं क्विनाइन, क्विनाइन आइडोसल्फेट ना, क्विनाइन आइडोसल्फेट, आइडोसल्फेट। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड में जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको पोलराइड क्रिस्टल भी बोलते हैं, उनको डाइक्रोइक सब्सटेंस भी कहते हैं। पोलराइड क्रिस्टल्स या डाइक्रोइक सब्सटेंस किस चीज के बने होते हैं, एक मटेरियल के बने होते हैं क्विनाइन आइडोसल्फेट ना। क्विनाइन आइडोसल्फेट जो होती है ये मेड फ्रॉम क्विनाइन आइडोसल्फेट के भी होते हैं और देर आल्सो मेड फ्रॉम टोरमलीन क्रिस्टल्स, ये टोरमलीन क्रिस्टल के भी बने होते हैं, टोरमलीन क्रिस्टल्स। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए बातें याद रखनी है कि सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एमसीक्यू में वर्ड यूज हो सकता है। हम पोलराइड क्रिस्टल यूज करते हैं, हम डाइक्रोइक सब्सटेंस यूज करते हैं। डाइक्रोइक सब्सटेंस किस चीज के बने होते हैं, क्विनाइन आइडोसल्फेट के बने होते हैं, या ये टोरमलीन क्रिस्टल्स होती हैं वो भी हम सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड में यूज करते हैं। ये टोरमलीन क्रिस्टल जो होती हैं they are also used in selective absorption method। कहते हैं इसको selective absorption method क्यों कहते हैं ना, कहते हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये जो सारी क्रिस्टल्स है ना इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम इनको selective absorption method में क्यों यूज करते हैं, कहते हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसमिट ऑल दी वाइब्रेशंस। ये मैं समझाता हूँ बात बड़ी आसान सी, ये ट्रांसमिट करती ऑल द वाइब्रेशंस पैरेलल टू इट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, crystallographic axis while absorb all the remaining vibrations। यहाँ पर जो वर्ड वाइब्रेशन बुक में लिखा है, ये मैंने बुक की लाइन भी लिखी है ना सारी बुक में, यहाँ पर वर्ड ये जो वाइब्रेशन लिखा हुआ है ना, इस वाइब्रेशन का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस है। क्योंकि कल मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं ना, तो यहाँ वाइब्रेशंस का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को बोल रहे हैं। वाइब्रेशंस का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की वाइब्रेशंस है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो मैं नजर नहीं आता, इसलिए जब हम डायग्राम प्लॉट करते हैं तो डायग्राम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ही सिर्फ शो कर देते हैं। मैं समझाता हूँ, बातें बड़ी आसान है ये। आप जरा नेक्स्ट पेज निकालें, 334 पेज निकालें, उसके अंदर ये सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। 334 पेज जरा देखिए, बल्कि मैं उधर बुक से समझाता हूँ। 334 पेज देखें, इस पेज पे देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अपनी बुक से देखें, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये सोर्स है लाइट का, और सोर्स एक अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। उसके सामने उसने ये एक टोरमलीन क्रिस्टल रखी है। कौन सी क्रिस्टल रखी है? टोरमलीन क्रिस्टल पड़ी हुई है ना। आप जरा देखें, इस टोरमलीन क्रिस्टल का जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो वर्टिकल है। इस टोरमलीन क्रिस्टल का जो क्रिस्टलोग्राफिक, इधर से आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, अपनी बुक से देखें, इसका जो आपको एक्सिस नजर आ रहा है वो कौन सा है? इसका वर्टिकल एक्सिस है। मैं इधर डायग्राम बना भी देता हूँ। यहाँ से आपके पास जो लाइट आ रही है ना इधर से, वो यूं उसने शो की है। ये तो बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट प्लेन में है, ये तो अनपोलराइज्ड लाइट है ना। इसके सामने यहाँ पर उसने एक टोरमलीन क्रिस्टल रखी है ना। कौन सी क्रिस्टल रखी है? टोरमलीन क्रिस्टल। उस टोरमलीन क्रिस्टल की वर्टिकल प्लेन है। कौन सी प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है। मैंने ऊपर क्या लिखा है?
इन सारे सब्सटेंसेस की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांसमिट ऑल वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन मतलब उन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को पास करने देती है। ट्रांसमिट ऑल वाइब्रेशंस, इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को वाइब्रेशन बोल रहे हैं ना। पैरेलल टू इट्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होती है उनको ट्रांसमिट होने देती है ना, सिर्फ उनको ट्रांसमिट होने देगी जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होंगी। इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है। व्हाइल अब्सॉर्ब ऑल द रिमेनिंग वाइब्रेशंस, और बाकी सारी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, इसने सिर्फ किसको पास होने देना है? इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वर्टिकल है ना, इसने सिर्फ इस वर्टिकल को पास होने देना है। देख लें, ये यूं ना समझिए कि ये लाइट रुकी, इस तरह की लाइट आती जा रही है सोर्स से, और यहाँ पर यार सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स से अनपोलराइज लाइट निकलती जा रही है ना, तो लेकिन जब इसमें से आती है तो ये सिर्फ इसको उनको पास करने देता है जो कि इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होती हैं, बाकी सारी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। यही हो रहा है। देखिए ये वाला दरम्यान वाला वर्टिकल पास होने दे रहा है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं? अब्जॉर्ब हो रहे हैं। हमारा क्या फायदा हुआ? आपकी अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होगी। अब आपको समझ आ गया इसको सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड क्यों कहते हैं? कि आप लोगों ने अगर इसका वर्टिकल को पास करवाना है, यानी वर्टिकल प्लेन को अगर पास करवाना है, तो ऐसा हम लोग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डाइक्रोइक सब्सटेंस यूज करेंगे जिसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वर्टिकल होंगे, तो वर्टिकल पास होने देंगे। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं, ये जो इंक्लाइंड है, तो इसी जो डाइक्रोइक सब्सटेंस है इसको थोड़ा इंक्लाइंड रख देंगे ना। जब इसको इंक्लाइंड करेंगे तो फिर ये इंक्लाइंड को पास करने देगा ना। तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्जी से जिसको चाहे यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको चाहे यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट तो हो गई है। इसके बाद उसने दोबारा डायग्राम बनाई है, यहाँ पर उसके सामने इसने एक और डाइक्रोइक सब्सटेंस रखा है, उस डाइक्रोइक सब्सटेंस की भी वर्टिकल प्लेन है। तो देखें इसने इसको डायरेक्टली पास करने दिया है, इसकी इंटेंसिटी के अंदर उसने कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं की। मतलब ये क्योंकि इन दोनों की प्लेन सेम थी, जैसे लाइट इसमें से पास की वैसे इसमें भी पास कर गई है, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह में कोई चेंज नहीं आई। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अनपोलराइज लाइट किसमें कन्वर्ट हुई है? पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हुई है। एक एमसीक्यू आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रही है ना, वो तो समझ आ रही है। पोलराइजेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ा है ना। एक एमसीक्यू आ रहा था कि पोलराइजेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ा है, तो सारों को नजर आ रहा है। इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की ब्राइटनेस। खुद सोचो, इतने ज्यादा फील्ड वेक्टर या वाइब्रेशन, समझ आ गया? ये जो फील्ड वेक्टर्स होते हैं इन्हीं को वाइब्रेशंस कहते हैं। वो सारे अब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ एक पास करने दिया है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो कम हो जाएगी ना। अगर आप केमिस्ट्री आता है ना कि जब आपके पास क्या हो रही हो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो रही हो, पोलराइजेशन आप समझ तो आ गए ना क्या होता है? कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर व्हेन दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन, दे आर कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन, सिर्फ उनको पास होने दें जो किसी एक प्लेन में लाई करते हैं। कौन सी प्लेन हो? वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, कोई एक प्लेन में हो बस सारे, उस लाइट को पोलराइज लाइट बोलते हैं ना। इस पोलराइजेशन के दौरान इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो गई है ना। अब उसने एक और डायग्राम 334 पेज पे बनाई है। अब वो कहता है कि यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसकी प्लेन और उसकी प्लेन सेम होगी तो लाइट यहाँ पर आपको जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कहता है कि अगर ये जो सेकंड टूरमैलीन क्रिस्टल है, अगर हम इसको रोटेट करवाना शुरू कर दें, ये सेकंड जो टूरमैलीन क्रिस्टल है, कहता है कि अगर हम इसको रोटेट करवाना शुरू कर दें, कहता है कि अगर हम सेकंड जो टूरमैलीन क्रिस्टल है, बात आपको समझ आ रही? इसके ऊपर यूं वर्टिकल प्लेन है, मैं इतनी डायग्राम बना देता हूँ, बाकी डायग्राम तो वही पिछली है। यहाँ से लाइट आ रही है। अब वो कहता है कि अगर हम इसको रोटेट करवाना शुरू कर देंगे ना, तो यहाँ पर जो लाइट पहुंच रही होगी ना, उस लाइट की इंटेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसकी वर्टिकल प्लेन थी ना, आप लोगों ने समझ आ गई यार? इसके बाद ये पीछे डायग्राम तो सारी वही है ना, मैं सिर्फ इतनी डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ। तो बता रहा हूँ, जब हम इस क्रिस्टल को रोटेट करवाना शुरू करेंगे, ये सेकंड क्रिस्टल है ना, ये बी वाली है ना, ए वाली तो अपनी जगह पर ही है ना। इसको जब हम रोटेट करवाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब इस तरफ भी कम होना शुरू हो जाएगी। कहता है रोटेट करते करते जब ये वाली जो क्रिस्टल बी है ना, ये यूं अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी ना, यानी बी वाली क्रिस्टल जो है यहाँ पर तो वर्टिकल इधर से पास होकर आ रही है ना, समझ आ रहा है ना।
जब ये वाली अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाएगी, यानी आप इसको रोटेट करवाते करवाते इस पोजीशन में आ गए। तो पहले जब आप लोगों ने इसको रोटेट करवाना शुरू किया, शुरू में इंटेंसिटी मैक्सिमम थी ना, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम आ रही थी ना, मैक्सिमम क्यों कह रहा था, जितनी इधर थी उतनी इधर भी आ गई। इधर इंटेंसिटी कम हुई है, इधर को तब हम छेड़ ही नहीं रहे ना, हम सिर्फ इसको रोटेट करवा रहे हैं ना, तो जितनी इंटेंसिटी इसकी थी उतनी इधर भी मिली। फिर जब हम लोगों ने इसको रोटेट करवाना शुरू किया तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है, कब कम हो रही है, जब हम इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ही हुआ ना, जब हम इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ लेकर आ रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है। दोबारा आप एक काम करें, दोबारा इसको रोटेट करवाना शुरू कर दें। अब पहले इंटेंसिटी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आए ना तो इंटेंसिटी कम हो रही थी। अब दोबारा आप इसको जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ लेकर जाओगे, ये प्लेन है, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब दोबारा इंटेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो बात कर रहा है कि ये जो सेकंड क्रिस्टल होती है टूरमैलीन क्रिस्टल, जब हम इसको रोटेट करवाते हैं ना, तो जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होते होते कम हो रही है ना, और जब एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। फिर आप दोबारा जब इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ लेकर जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब दोबारा पहले वाली वर्टिकल प्लेन में आ जाएगी तो दोबारा इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो सेकंड क्रिस्टल है जिसको रोटेट आप करवा रहे हैं, सेकंड टूरमैलीन क्रिस्टल जिसको आप रोटेट, इसका कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं है इस टॉपिक में। टॉपिक इतना ही था कि आपको ये समझ आ गया कि इस मेथड में अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो रही है। प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसमिट ओनली दो रेज व्हिच आर पैरेलल टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये एमए बुक में शुगर लगा हुआ है, लेकिन किताब में पूरा पैराग्राफ इस बात पे लिखा गया है, तो आपने तो बोर्ड में लिखना है ना, आपको तो पता होना चाहिए क्या लिखा है, वो मैं समझा रहा हूँ। तो सेकंड क्रिस्टल को जब हम रोटेट करवाना शुरू करते हैं तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आते हुए इंटेंसिटी कम, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी 0, लेकिन जब दोबारा हॉरिजॉन्टल से वापस वर्टिकल की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब दोबारा वर्टिकल पोजीशन आपको मिल जाती है तो इंटेंसिटी अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाली टूरमैलीन क्रिस्टल जिसको आप रोटेट करवाते हैं, जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं, बुक में लिखा है ऐसी टूरमैलीन क्रिस्टल को एनालाइजर भी बोलते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, एनालाइजर। वो टूरमैलीन क्रिस्टल जिसको आप रोटेट करवा रहे होते हैं, देन सच अ टूरमैलीन क्रिस्टल इज नेम्ड एज एनालाइजर। तो जिन्हें समझ आ चुका होगा कि सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड की मदद से हम अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो सब्सटेंस यूज हो रहे होते हैं उनके नाम लिख सी हैं। इन सब्सटेंस की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ उस लाइट को पास करने देते हैं जो कि इसकी प्लेन के पैरेलल होगी, रेस्ट को ऑब्जर्व कर देते हैं, तो हमारा काम तो हो जाता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद उसने थोड़ी सी ये जो स्टोरी सुनाई आपको समझ आ गई होगी कि उसने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो टूरमैलीन क्रिस्टल सेकंड वाली है ना, जिसका हम रोटेट करवाने से इंटेंसिटी वेरी कर रही है, इसकी हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी हैं। इसका हम एनालाइजर बुक में लफ्ज बोलते हैं कि सेकंड टूरमैलीन क्रिस्टल जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन इंटेंसिटी, उसे हम एनालाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला पार्ट की तरफ आते हैं। इसके डिफरेंट मेथड हैं। इसका सेकंड मेथड है पेज 334 पे लिखा हुआ है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है ना, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन शुरू हो गया तो ये फिर समझना आसान हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल में ज्यादा मसला बनता है, मैथमेटिकल में हम मसला कम बनता है ना। कहते हैं कि आपका जो रिफ्लेक्शन है ना, कहता है रिफ्लेक्शन होने से भी लाइट पोलराइज हो जाती है, यानी रिफ्लेक्शन होने से भी लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। तो कहते हैं कि जब लाइट जो है ना वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है ना, लाइट ग्लास के ऊपर फॉल करे, वाटर के ऊपर फॉल करे, या एक्सेट्रा किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करे, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी जो लाइट है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है। लाइट पार्शियली जो है वो पोलराइज हो जाती है, यानी रिफ्लेक्शन की वजह से भी लाइट पार्शियली पोलराइज हो रही होती है।
लेकिन वो कहते हैं रिफ्लेक्शन से लाइट कंप्लीट पोलराइज भी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट पोलराइज होने की प्रॉपर एक कंडीशन है, वही हमने पढ़नी भी है ना। उस कंडीशन को समझाने के लिए बात कर रहा है। जो बुक में डायग्राम बनी है ना, मैं आपके सामने वो डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम टॉपिक समझने की तरफ चलेंगे। तो बुक में वो ये हमें बता रहा है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने से पार्शियली पोलराइज तो हो जाती है, ये तो मसला कोई नहीं है, लेकिन वो ये पढ़ा रहा है कि रिफ्लेक्शन से लाइट कंप्लीट पोलराइज कैसे हो जाती है। यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि सरफेस के साथ ये ग्लास है ना, ये ग्लास की सरफेस साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है, इसलिए लोग इस लाइन को नॉर्मल भी बोलते हैं ना। दिस लाइन इज आल्सो नेम्ड एज नॉर्मल, इसे लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये ग्लास है, ये यूं समझ लें कि यहाँ पर कोई और मीडियम है, एयर वगैरह कर लेते हैं। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 कर लेते हैं। ये ग्लास दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। n स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पैटर्न में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो एयर से यूं समझ लें रे ऑफ लाइट ग्लास में आ रही है ना, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, और यहाँ पर लाइट ने आकर स्ट्राइक किया है। अब ये जो लाइट इधर से आ रही है ना, ये इंसिडेंट रे है ना, इस इंसिडेंट रे को हम बोल रहे हैं ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ये जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है ना। अब कहते हैं यहाँ पर जब आकर लाइट स्ट्राइक करेगी तो लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट का कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। पता है ना, रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है ना, तो एयर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है ना। आप लोगों ने मैट्रिक में ये तो पढ़ा होगा ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो, तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा वो किधर बेंड होती है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। मैं इस चीज पे बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड होती है, तो मैट्रिक की बात है, अभी टाइम भी नहीं है इस पर बात कर। लेकिन अब आपको पता है, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रे ऑफ लाइट अगर एयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल में। तो मैं ये कह रहा हूँ जब यहाँ पर आकर लाइट ने स्ट्राइक किया ना, इंसिडेंट रे आई है, और इंसिडेंट रे जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है ना। यहाँ पर जब आकर इसने स्ट्राइक किया है, यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लाइट ग्लास के अंदर एंटर भी हुई है ना। जो ग्लास के अंदर एंटर हुई है, इस रे ऑफ लाइट का आप लोगों ने बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करना है, मतलब इसको स्ट्रेट नहीं बनाना, बल्कि इसको बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड कर देना। ये जो लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये जो लाइट उधर में बना रहा हूँ ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। इधर जो नीचे बना रहा हूँ ये आपकी जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब वो कह रहे हैं कि जो लाइट है वो हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन से लाइट पार्शियली पोलराइज होती है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन से लाइट टोटली पोलराइज कैसे हो जाएगी ना। कहते हैं रिफ्लेक्शन से लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, टोटली पोलराइज तब होगी जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर रिफ्लेक्टेड रे में और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में एंगल कितने डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज नॉट टोटली पोलराइज। बड़ा अच्छा एमसीक्यू भी है कि रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज कब होगी? जब रिफ्लेक्टेड रे में और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज हो जाएगी। और जब इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है, उस वक्त ये जो अनपोलराइज लाइट होती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उसको हम आई पी से डिनोट करते हैं ना। उस एंगल को आई पी से डिनोट करते हैं। आई पी मीन एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कौन सा? पोलराइजेशन। तो आपको बात समझ आ रही? एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऐसा एंगल होता है जिसपे जब लाइट इंटर होती है ना, जब लाइट आकर ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन जाता है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो टोटली पोलराइज हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कब टोटली पोलराइज होगी? दो बातें मैं करूंगा। अगर
जो आपके पास इंसिडेंट रे है, जो अनपोलराइज लाइट है, उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन की इक्वल हो जाए। उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन की इक्वल हो जाए। अगर उसका एंगल ऑफ पोलराइजेशन की इक्वल होगा तो फिर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में एंगल 90 डिग्री बना लेंगी। इस सिचुएशन पे रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो टोटली या कंप्लीट पोलराइज लाइट होगी। कल इस पे डिटेल से बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।